हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। कौन सा? शरीर द्रव एवं परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नाम है चैप्टर का। ठीक है, और इसको आज अपन शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है। लेकिन आज का जो लेक्चर रहेगा वो काफी इजी लेक्चर रहेगा, जिसमें कॉन्सेप्ट इतने हैं नहीं। वैसे नॉर्मल बातें जो आपको पता होंगी भी, नहीं पता होंगी तो आज पता लग जाएंगी। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे और हार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा, और ध्यान से आपको वो पढ़ना होगा, वरना ऊपर से निकल जाएगा। ऊपर से निकलने नहीं देंगे ना, बिल्कुल बीचों बीच निकालेंगे, टेंशन मत लो। चलो अब बात करेंगे आज के लेक्चर के शुरुआत की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं मैं, जो हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि उम्मीद करता हूं मैं ये कि आप नोट्स जो हैं वो अपने बना रहे होंगे। उसके अलावा ये जो आपको मैं पढ़ाता हूं, इनमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो इंक्लूडेड होती है। कोई भी चीज़ जो ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है वो छूटती नहीं है। ठीक बात है, ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा मैंने आपको एनसीईआरटी रीडिंग के लिए कहा था भैया। पहले वो पेड था, फिर अब वो पेड वेड का सिस्टम तो नहीं है। मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा जी एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक बात है। और कब करवाऊंगा? अभी थोड़े से चैप्टर और हो जाए, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। पूरा हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी जो है उसके एक एक लाइन को अपन करेंगे और समझेंगे। जहां पर इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी भाई वहां इंग्लिश यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी में कई वर्ड्स जो है ऐसे हो जाते हैं जिनको याद रखना मुश्किल हो जाता है। मैं तो बोल के निकल जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम किसको देनी है? आपको। याद किसको रखना है? आपको। तो वहां पर आपको मैं एक अल्टरनेट वर्ड आपको बता दूं कि भैया ये वाला शब्द भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि पेपर जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना है। ठीक बात है, चलो ये बातें हो गई। अब आज के लेक्चर की अपन बात करते हैं, तो नोट्स बनाते रहना, पहले पेज से रिवाइज करते रहना। रोज मैं ये बात बोलने लग गया हूं आपको कि पहले पेज से रिवाइज करना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। शरीर द्रव तथा परिसंचरण। यार शरीर में द्रव्य कौन सा है? अपनी बॉडी के अंदर कौन सा द्रव्य भरा हुआ है बताओ। अगर मैं ये कहूं कि आपके शरीर में कौन सा द्रव्य भरा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? आपके दिमाग में एक ही द्रव्य आता है, और वो होता है लाल 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 रंग का होता है। कौन सा लाल लाल रंग का होता है? रक्त आपके दिमाग में आता है, बिल्कुल आता है भैया। जब भी शरीर के द्रव्य की बात होती है, हमारे दिमाग में क्या आता है? रक्त आता है। तो क्या शरीर में द्रव्य सिर्फ रक्त ही है क्या? शरीर में जो द्रव्य है वो रक्त ही है क्या? नहीं जी, सिर्फ रक्त नहीं है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं। लेकिन यार वो कहीं ना कहीं जो है आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। रक्त कहीं और, दिमाग में जो द्रव्य मैंने आपको बताया था मस्तिष्क मेरु द्रव्य, ठीक है, वो कोई भी द्रव्य, चाहे आपकी हड्डियों के जो जोड़ है, ठीक है, इनके यहां पे बड़ा हुआ जो साइनोवियल फ्लूइड मान लो, तो ये जो द्रव्य जो है, अलग अलग द्रव्य जो है, वो कहीं ना कहीं आपस में संबंधित तो है, ठीक बात है। लेकिन इस चैप्टर में अपन किस द्रव्य की बात करेंगे? इस चैप्टर में अपन रक्त की ही बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? वापस देखो, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। शरीर द्रव्य तो हमें पता लग गया कि हम भाई बहुत सारे द्रव्य है अपने शरीर के अंदर, लेकिन अपन मेन रूप से जिसकी बात करेंगे इस चैप्टर में वो रक्त होगा, ठीक है। तो शरीर द्रव्य कौन किसकी बात करेंगे? रक्त की बात करेंगे। शरीर द्रव्य समझ में आ गया। तथा परिसंचरण, ये परिसंचरण क्या है? मतलब आपका जो रक्त है, पहले रक्त की बात करेंगे, उसके बाद में रक्त को संचारित करेंगे पूरे शरीर में। और वो संचारित कैसे होता है? आप सबको पता है, हृदय के द्वारा। हृदय जो है वो पंप करता है, और पंप करने से क्या है? आपका खून जो है वो दौड़ता रहता है। अरे समझ में आई या नहीं आई? आई। तो वो खून कैसे दौड़ता है? क्या आपकी लास्ट में ईसीजी वीसीजी की बात कभी कर लेंगे, ठीक है। कौन सी रक्त, कौन सी धमनियां है, कौन सी सीरा है, उनकी भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। तो ये चैप्टर है भाई आपका, है ना। अब जो आपका हार्ट है वो पंप कैसे करता है? हृदय जो है वो अपने आप, भाई आप चाहते हो क्या, आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ा पंप करता है। आपका हृदय आपकी इच्छा के अनुसार पंप करता है क्या? ऐसे आपने सोचा कभी रात को कि भैया मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं, और मैं अपनी पूरी बॉडी को जब रेस्ट दे रहा हूं तो मैं थोड़ा सा रेस्ट अपने हृदय को भी दे दूं, ठीक है। इसको भी मैं कह दूं कि भाई तू तो परेशान हो गया होगा, इतनी सालों से कर रहा है, 5 मिनट का रेस्ट कर ले। अगर उसने 1 सेकंड का भी क्या कर लिया, रेस्ट मार दिया,
तो दिक्कत बढ़ जाएगी भाई, दिक्कतें। चलो रक्त धीरे धीरे अपन बात करेंगे, जो अपने मैंने टॉपिक्स बोले सारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे अपन रक्त की। सर स्टार्टिंग में अपन को क्या पढ़ना है? शरीर द्रव्य। पहले अपन को रक्त के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पहले रक्त को पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन उसके परिसंचरण की बात करेंगे। चलो आज स्टार्ट करने वाले अपन रक्त। रुधिर, सबसे पहली जो हेडिंग आती है एनसीईआरटी में वो क्या आती है? रुधिर। क्या होता है रुधिर? बताओ। अरे ब्लड को ही रुधिर कहते हैं, ब्लड को ही रुधिर कहा जाता है ना। आपका ये जो ब्लड है, रुधिर है, जो ये रक्त है, किससे बना हुआ होता है? ये होता है यार, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। जो आपका ब्लड है वो क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लिया आपने कि आपका जो रक्त है वो क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिन कैसा है इसका? उत्पत्ति कैसी है इसकी? ये आपको याद होना चाहिए। इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसी है? मीजोडर्मल। कैसी है? मीजोडर्मल। तो ये आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला, रुधिर जो है, ये जो रक्त रुधिर ब्लड, ठीक है, ये सारी चीजें। रक्त जो है वो क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है इसका जो उत्पत्ति है वो कैसी है? मीजोडर्मल है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में एक टर्म आती है हीमेटोलॉजी, जिसे बायोलॉजी वैसे ही एक होती है हीमेटोलॉजी। क्या होती है हीमेटोलॉजी? बताओ भाई, बताओ। हीमेटोलॉजी क्या होती है? हीमेटोलॉजी किसको कहते हैं? रक्त के अध्ययन को और रक्त से जुड़ी हुई बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं अपन? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो रक्त और उसके रोग का अध्ययन जिसमें करते हैं उसी ब्रांच को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स जो है अपन को पता होने चाहिए भाई। जब ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं अपन को हीमेटोलॉजी ना पता हो तो मजे वाली बात नहीं फिर तो ना। तो हीमेटोलॉजी क्या होती है? रक्त और उसके रोग का अध्ययन करने की जो ब्रांच है उसी को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक बात है। अब रक्त की मात्रा देख लो भाई, रक्त की इतनी मात्रा होती है। कल परसों एक कमेंट भी आया था जब मैंने अपन शोषण वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें पूछा था मेरे को कि आप में कितना ग्राम रक्त है? रक्त ग्राम में नहीं होता, रक्त ग्राम में नहीं होता। पहली बात तो ये, ग्राम में क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो वो ग्राम में होता है। ठीक बात है। रक्त जो है वो लीटर में होता है। ठीक, अरे तरल है ना, तरल है तो क्या लीटर में होगा ना। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, रक्त जो है कितना होता है? देखो बायोलॉजी के अंदर कोई भी जो डेटा दिया हुआ होता है ना वो फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के अंदर इतना ही होगा, अरे नहीं होता। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब कि कोई एक बढ़िया स्वस्थ एकदम से फिट, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल एकदम से तगड़ा आदमी है, उसके अंदर ये डेटा आपको मिल सकता है। उसके अंदर भी ये एकदम से परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ऊपर नीचे जो है वो होती रहते हैं। सही, सबकी बॉडी अलग अलग है ना। अरे सबकी बॉडी अलग अलग है या नहीं है? है। तो उसमें रक्त भी अलग अलग पाया जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो अपन को याद में रखनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सबके अंदर यही है, ऊपर नीचे चलती रहती है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपको याद ये रखनी। अगर मैं बात करूं मेल की, मेल में कितना रक्त होता है भाई? लगभग 5 लीटर होता है। कितना होता है? लगभग 5 लीटर। ठीक है, ये जो सिंबल है ये किसका है? एक तो होता है ये सिंबल, ये तो होता है बराबर का, इक्वल का, और एक होता है ये सिंबल, आपने देखा भी होगा, मैथ्स फिजिक्स में देखा होगा, ये होता है लगभग का, अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो सिंबल लगा है किसका? अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो मेल के अंदर लगभग आपको 5 लीटर जो रक्त है वो देखने के लिए मिलेगा। वही मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर 4 से 4.5 लीटर, 4 से 4.5 लीटर जो है ब्लड होगा। ठीक है, तो मतलब मेल के अंदर ब्लड जो ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है। रीजन क्या है इसका? अभी बताता हूं रीजन भी ना। 1 मिनट पानी पी भैया, बहुत पानी पीते हो, पर पानी पीना चाहिए, इन लोग खांसी आती बार बार, है ना। कम हो तो हो गई यार, है ना। चलो कहाँ थे अपन? रक्त की बातें करते। चलो हाँ, मेल के अंदर ज्यादा क्यों है और फीमेल के अंदर कम क्यों है? पहला कारण तो ये हो जाता है कि मेल के अंदर जो है एंड्रोजन जो है वो बनता है। ठीक बात है।
और फीमेल के जिनको अपन स्टेरॉइड्स कहते हैं, मेल के अंदर गोनेड्स भी बनाते हैं, उसके अलावा जो आपकी एड्रेनल है वो भी बनाती है, फीमेल के अंदर गोनेड्स नहीं बनाते। ठीक, ये आपको अगर नहीं समझ में कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं, पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया भी था मैंने आपको, टेस्टिस जो है वो बनाते हैं, है ना, फीमेल के अंदर टेस्टिस नहीं होते ना, तो ठीक है। उसके अलावा जो है फीमेल के अंदर हर महीने जो क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ अमाउंट में ब्लड जो है वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। मेल के अंदर नहीं चलती ना, अरे मेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है क्या? किसी लड़के के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती देखी क्या? नहीं देखी। तो बस, तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, इसी वजह से उनके अंदर ब्लड निकल जाता है, इस वजह से उनके अंदर ब्लड की मात्रा भी कम होती है। ये बात ठीक हो गई। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ब्लड और हीमोग्लोबिन यार दोनों एक चीज नहीं है। पहली बात तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड ही हीमोग्लोबिन नहीं होता। पहली बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लो। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के अंदर ब्लड, अब कब वो ये बोले कि भाई इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इसके अंदर ऐसा बात नहीं होती कि उसके अंदर खून की कमी है। अरे खून नहीं, खून की कमी नहीं है। खून के अंदर एक चीज होती है क्या, हीमोग्लोबिन होती है। खून के अंदर क्या होती है, रक्त के अंदर एक होती है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होती है क्या, आपकी हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होने का मतलब ऐसा नहीं है कि खून की कमी आ गई। अरे खून तो उतना ही लीटर का होगा उसमें, ठीक है, तरल पदार्थ तो उतना ही होगा, बस हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें अलग अलग अभी बात बताऊंगा आपको, ना। तो मेल के अंदर कितनी मात्रा में है भाई, 5 लीटर के आसपास है, और फीमेल के अंदर लगभग 4.5 लीटर जो है आपका ब्लड होता है। ठीक बात है। अब एक होता बाह्य कोशिकीय द्रव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बाह्य कोशिकीय द्रव क्या मतलब है इसका यार? बाह्य मतलब बाहर, कोशिकीय मतलब कोशिका, कोशिका के बाहर पाया जाने वाला द्रव। ठीक है, अपने शरीर के अंदर भाई बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बिल्कुल सही बात है भैया, कोशिकाएं हैं। और कोशिकाओं के अंदर भी द्रव होगा, बिल्कुल भैया, कोशिकाओं के अंदर द्रव होता है। तो मैं कह रहा हूं उन कोशिकाओं के अंदर जो द्रव है उसको आप भूल जाओ भैया, बिल्कुल भूल गए। अब कोशिकाओं के बाहर जितना द्रव है ना पूरे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो द्रव है उसको भूल जाओ। और मैं कह रहा हूं कि कोशिकाओं के बाहर जितना भी द्रव है बस उसको दिमाग में रखो भैया। कोशिकाओं के बाहर क्या क्या होता है भैया? ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड भी एक द्रव है, ठीक है। उसके अलावा आपने हमें बताया था मस्तिष्क मेरुद्रव नाम की भी एक चीज होती है, बिल्कुल वो भी अब एक द्रव है, ठीक है। शरीर के अंदर आपके जो जॉइंट्स हैं, है ना, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, इनमें भी जो है द्रव भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से जो है पूरा द्रव अपने शरीर के अंदर कितना होता है? 15 लीटर होता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बाह्य कोशिकीय जो द्रव है, मतलब कोशिकाओं के बाहर जितना भी द्रव पाया जाता है वो पूरा अपने शरीर के अंदर कितना होता है? 15 लीटर। और उस 15 लीटर में से 5 लीटर तो रक्त ही होता है, ठीक है। बाकी 10 लीटर क्या हो गया आपका? मस्तिष्क मेरुद्रव मान लो, हड्डियों के बीच में, और जो आपका लिम्फ हो गया वो मान लो, ठीक है, लसिका वो मान लो। तो ये सारा मिला के 10 लीटर है। इस और 5 लीटर क्या आपका? ब्लड। टोटल कितना हो गया? 15 लीटर, है ना। तो इस 15 लीटर में से ये टोटल है 15 लीटर, है ना, जो बाह्य कोशिकीय द्रव है, जिसमें सारे द्रव आ गए अपने शरीर के अंदर, सारे द्रव आ गए। ये 15 लीटर, इसमें से 5 लीटर क्या आपका? रक्त है, ठीक है। चलो, अब रक्त की पीएच कितनी है भाई? रक्त की पीएच कितनी होती है बताओ? रक्त की पीएच जो है वो आपकी सीरा के अंदर अलग होती है और धमनी के अंदर अलग होती है। सीरा वेन को कहते हैं, धमनी आर्टरी को कहते हैं। तो इंग्लिश वाले नाम भी आपको बता दिए अगर आपको कंफ्यूजन हो तो रक्त की जो पीएच है वो सीरा के अंदर अलग होती है और धमनी के अंदर अलग होती है। भैया ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अलग अलग क्यों होती है? तो मैंने कहा सीरा जो होती है ना, जो वेन होती है, इसके अंदर CO2 जो है वो जाती है। और पिछले चैप्टर में बताया भी था मैंने आपको, CO2 जाती है, और जहां CO2 होती है वहां H+ जो है वो ज्यादा होते हैं। ये बात भी मैं आपको सब्शन वाले चैप्टर में बता चुका हूं, ठीक है। तो सीरा के अंदर कौन सी गैस आती है? CO2 जाती है। जब CO2 जाती है तो H+ ज्यादा होगा। H+ ज्यादा होने का मतलब क्या है? कंडीशन क्या है? एसिडिक हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए सीरा के अंदर पीएच कैसी है? 7.2, ठीक है। और धमनी के अंदर कैसी है?
धमनी के अंदर कैसी है, थोड़ी सी बेसिक है ना। ये देखो एसिडिक नहीं है, ये पूरी तरह एसिडिक नहीं है, कम ज्यादा का फर्क है बस यहाँ पे पीएच का ना। यहाँ पे पीएच कितने 7.2 है ना, और यहाँ पे कितनी है 7.4। तो ज्यादा इनमें बेसिक कौन है दोनों में से, ज्यादा जो क्षारीय है वो कौन सी है आपकी 7.4 है, ठीक है। और ये जो है 7.2 ये कम क्षारीय, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H+ जो है वो थोड़ी बढ़ जाते हैं, किसकी वजह से, CO2 और H+ जो है वो ज्यादा होते हैं किसके अंदर, सीरा के अंदर, ठीक है। और धमनी के अंदर CO2 और H+ कम होते हैं, इस वजह से 7.4 होती है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रक्त की संरचना। रक्त की संरचना की बात करेंगे, रक्त के अंदर क्या क्या होता है। यार मैं ये कह रहा हूं रक्त के अंदर दो चीजें होती हैं। ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है मोटे तौर पे, ठीक है। रक्त जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। भैया कौन कौन सी चीजें हैं वो, यार एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका संगठित पदार्थ, ठीक है। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है संगठित पदार्थ। मैं ये कह रहा हूं रक्त जो है आपका वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। लिखते जाओ भाई, है ना, लिखते जाओ। रक्त जो है वो आपका दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। भैया कौन कौन सी चीजें हैं, एक है यहाँ पर आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका संगठित पदार्थ। इन दो चीजों से मिलकर ही आपका रक्त बना हुआ होता है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है वो रक्त का कितना % भाग होता है, 55% आपका रक्त के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। और 45% क्या होते हैं, संगठित पदार्थ होते हैं। अब 55 और 45 कितना हो गया भाई, 55 और 45 कितना होता है, 100% हो गया ना। तो 100% जो रक्त है उसमें 55% क्या होता है आपका प्लाज्मा और 45% क्या होते हैं, संगठित पदार्थ होते हैं। तो मैंने आपको सही बताया ना कि रक्त जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ। प्लाज्मा कितना 55%, संगठित पदार्थ कितना 45%, ठीक है। अब यार प्लाज्मा जो है इसके अंदर क्या क्या होता है, किस चीज का बना हुआ है प्लाज्मा, है प्लाज्मा जो है वो किसका बना हुआ है। यार प्लाज्मा में मेनली तो क्या है, वाटर ही है, मेनली तो क्या है इसमें जल ही है। लगभग 90 से 92% इसमें जल होता है। प्लाज्मा है जो है वो किससे बना होता है, प्लाज्मा में मेन तो जल ही है, इसमें 90 से 92% तो इसमें क्या होता है, जल होता है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन होती हैं और कुछ एक इसमें सोल्ट होते हैं, ठीक बात है। तो ये देखो प्लाज्मा जो है वो 55% होता है, किसका, रक्त का 55% होता है, ठीक है। रक्त में कितना होता है 55% जो भाग है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा जो है उसमें जल होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके अकार्बनिक पदार्थ हो गए और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके कार्बनिक पदार्थ हो गए, तो आपको पता ही है, ठीक है। जल कितना होता है प्लाज्मा में, 90 से 92% तो जल ही होता है, मतलब मेनली तो पानी है इसमें, ठीक है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने, 1% आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने हैं, 8 से 9% आपके क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो अपने दिमाग में बैठा लिया आपने, यहां तक क्लियर है। मैं कह रहा हूं रक्त जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है भैया, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ। प्लाज्मा 55% होता है रक्त के अंदर और संगठित पदार्थ 45% होता है। प्लाज्मा जो है वो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा में होता क्या है, प्लाज्मा में 90 से 92% तो आपका जल होता है, 1% आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और 8 से 9% आपको क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं संगठित पदार्थ। यानी संगठित पदार्थ होते क्या है भाई, रक्त के अंदर 45% हिस्सा किसका है, संगठित पदार्थ का है। लेकिन ये संगठित पदार्थ होते ही क्या है ये तो बताओ हमें। संगठित पदार्थ जो है ये होते हैं, एक तो आपकी आरबीसी, नाम सुना हुआ है क्या, लाल रक्त कणिका आरबीसी। इसको और क्या नाम, इसको और क्या कहते हैं, इर्थ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्थ्रोसाइट। इसके अलावा एक होती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका, श्वेताणु, ठीक है। और इसको वो क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी किसको कहते हैं। उसके अलावा प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु, ठीक है। और इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीजें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को सुना होगा ना, वो होता है ना आपकी डेंगू, ठीक है। अब डेंगी, कुछ इसको डेंगी कहते हैं, कुछ इसको डेंगू कहते हैं। हमने तो भाई बचपन से डेंगू सुना है, ठीक है। चल, तो जो डेंगू है उसमें प्लेटलेट्स तो कम होते हैं ना, हाँ सुना है ये सारे अपने। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं, ये संगठित पदार्थ हैं। यही तीनों क्या है, संगठित पदार्थ हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर 45% हिस्सा किनका है, ये इन तीनों का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का हिस्सा कितना है ब्लड में, 45%। बाकी किसका है, प्लाज्मा का 55%, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ ये नोट, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें से भी क्वेश्चन आता है, इन पॉइंट्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर ये एनसीईआरटी के, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन गढ़ंत बना रहा हूं, एनसीईआरटी में सारे लिखे हुए हैं। क्या पॉइंट है, प्लाज्मा क्या होता है,
भैया प्लाज्मा तो हमें पता है कि उसमें क्या होता है, जल होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और ये सारे होते हैं। अरे ऐसा नहीं, अगर मैं रक्त में कितनी कितनी चीज़ें होती हैं भैया? 2 चीज़ें होती हैं, आपने 2 ही तो बताई थी मैं कि 2 चीज़ों से मिलकर रक्त बना हुआ होता है। थोड़ा लोइस बोल रहा हूँ, वॉइस लो हो गई शायद, है ना, वॉइस लो। चलो जोर से बोलते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि प्लाज्मा जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या नहीं, रक्त 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। रक्त 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ। अगर मैं संगठित पदार्थ को रक्त से बाहर निकाल दूं, मैं कह रहा हूं रक्त जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है भैया, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ। अगर मैं रक्त में से संगठित पदार्थ बाहर निकाल दूं तो रक्त में क्या बचेगा? प्लाज्मा ही तो बचेगा रहे। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? रक्त जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ, प्लाज्मा संगठित पदार्थ। अगर मैं संगठित पदार्थ को बाहर निकाल दूं तो प्लाज्मा ही तो बचेगा। तो प्लाज्मा क्या होता है? रक्त माइनस संगठित पदार्थ। ये किसका निशान है? माइनस का निशान है। ठीक है, तो ये क्या है? रक्त माइनस संगठित पदार्थ। रक्त में से संगठित पदार्थ बाहर निकाल दो कि जो बचेगा वो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, अब एक और टर्म आती है, क्या आती है? सीरम। सीरम किसको कहते हैं? सीरम देखो भाई, प्लाज्मा से अगर मैं स्कंदन कारक निकाल दूं, क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा से अगर मैं स्कंदन कारक निकाल दूं, आगे बात करेंगे स्कंदन कारकों की भी बात करेंगे ना। क्लोटिंग फैक्टर जानते हो क्या होते हैं? अरे कभी चोट लग जाती है तो फिर थोड़ी देर बाद में थक्का बन जाता है ना, वो थक्का जिसकी वजह से बनता है उन्हें वो स्कंदन कारक कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं उन्हें कोई, है ना। तो अगर मैं प्लाज्मा से वो स्कंदन कारक या फिर क्लोटिंग फैक्टर अगर मैं निकाल देता हूं तो जो बचता है वो क्या होता है? सीरम होता है। ये किसका निशान है? माइनस का निशान है। तो ये सारी बातें याद रखना। रक्त में से संगठित पदार्थ निकाल दूं, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा से स्कंदन कारक निकाल दूं, क्या होता है आपका? सीरम होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? लसिका। लसिका क्या होती है? सुना भी होगा आपने, लिम्फ लसिका। क्या होता है ये लसिका? अगर मैं रक्त में से प्लेटलेट्स बाहर निकाल दूं, आरबीसी को बाहर निकाल दूं और कुछ मैक्रो प्रोटीन, बड़ी जो प्रोटीन्स हैं उनको मैं अगर बाहर निकाल दूं, ये 3 चीजें अगर मैं बाहर निकाल दूं रक्त में से, तो जो बचेगा ना वो क्या होता है आपका? लिम्फ होता है, लसिका होता है। मतलब जो है लसिका कोई अलग से कोई द्रव नहीं होता, वही आपके ब्लड का ही पार्ट होता है। अगर आप ब्लड को छान दो और उस छानने जो फिल्टर करने के बाद में आरबीसी उससे निकल गई, ठीक है, आपने फिल्टर लगाया, ऊपर से रक्त डाल रहे हो और नीचे जो है उस छलनी में जो है आपका आरबीसी नहीं जा सकती, प्लेटलेट्स नहीं जा सकती और कुछ बड़ी प्रोटीन है वो नहीं जा सकती, तो जो नीचे छन के आएगा वो क्या होता है? आपका लसिका होती है, क्योंकि आरबीसी वगैरह तो ऊपर रह जाएगी ना। तो ये रक्त में से प्लेटलेट्स, आरबीसी और मैक्रो प्रोटीन आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा? आपका लसिका बचेगा। ठीक बात है। अब रक्त की मात्रा किडनी की जेजी सेल द्वारा नियंत्रित होती है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछे कि भैया रक्त की मात्रा बढ़ाने का काम कौन करता है? रक्त की मात्रा बढ़ाने का काम कौन करता है? तो आपके दिमाग में क्या आंसर आ सकता है? क्या आंसर हो सकता है आपके दिमाग में कि रक्त की मात्रा कौन बढ़ा सकता है? रक्त की मात्रा कौन बढ़ा सकता है? आपके दिमाग में ये आएगा कि जल्दी से बोन मेरो बोल दें। मैं आपको वापस बता रहा हूं, बोन मेरो जब वो रक्त नहीं बढ़ाता, बोन मेरो से क्या बनती है? आरबीसी बनती हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, 45% क्या होता है? संगठित पदार्थ होता है। और उस 45% में भी 3 चीजें होती हैं, जिसमें से एक आरबीसी है। मतलब आरबीसी रक्त नहीं होती, है ना, आरबीसी एक पार्ट है रक्त का। ठीक बात है, यहां तक तो क्लियर है भैया, समझ में आ गई ये बात तो, कि आरबीसी रक्त नहीं होता, रक्त का एक भाग है यार। ठीक है, ठीक बात है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि रक्त की मात्रा बढ़ाने का मतलब क्या है? रक्त में मेन चीज क्या है? रक्त में मेन चीज तो भैया जल्दी है, वाटर ही है मेन चीज। तो देखो मेन क्या है आपका? ज्यादा से ज्यादा रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा किसका बना हुआ है? वो आपका पानी से बना हुआ है। तो मेन चीज क्या है? पानी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप जो पानी पीते हो उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी। ठीक है, अगर किडनी जो है, अगर वो रक्त बढ़वाना है तो वो कौन बढ़वाएगी? आपकी जो किडनी है ना वो बढ़वा सकती है। कैसे बढ़वा सकती है? देखो, तो रक्त की जो मात्रा है वो किडनी द्वारा, किडनी की जेजी सेल्स जो है ना वो नियंत्रित करती हैं। तो आपके दिमाग में नहीं आएगी, किडनी तो आपके दिमाग में ही नहीं आएगी कि रक्त की बात हो रही, रक्त में यार किडनी कहां से आ गई? रक्त की जो किडनी के अंदर जेजी सेल्स होते हैं, बताऊंगा अगले वाले जो चैप्टर है उसके अंदर बताऊंगा ये सारी चीजें ना। तो जेजी सेल जो है वो नियंत्रित करती हैं, क्या करती है? एक हार्मोन निकालती हैं। कौन सा हार्मोन?
इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकालती हैं। कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये क्या करता है? इरिथ्रोपोइसिस करता है लॉन्ग बोन्स के अंदर, इसका क्या होता है? रक्त निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड बढ़ने का काम होता है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि पढ़ेंगे, पहले प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन आरबीसी को पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन प्लाज्मा के बारे में कुछ बातें करते हैं। मेन चीज अपन पढ़ चुके हैं, कुछ बातें रहेगी वो कर लेते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितने होते हैं भैया? 1%। अभी तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले, 1% होता है। 1% में भी आयंस कौन कौन से होते हैं? ये भैया आपको मैंने क्रम बता रखा है। ये देखो, ये क्रम है, किसी का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है किस चीज का? आपके जो आयंस हैं वो ज्यादा कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा आपका Cl नेगेटिव आयन होता है, सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन। उससे कम कौन होता है? आपका सोडियम, इसको पोटेशियम, Ca+2 Mg+2 सबसे कम। तो ये आपके आयंस होते हैं, ये ध्यान में रखने आपको। क्यों रखने? एनसीईआरटी में दे रखे हैं भैया, इसलिए आपको याद में रखने। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? आयंस होते हैं, और ये इनकी मात्रा होती है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? Cl नेगेटिव। तो ये भी ऑर्डर भी आपको इनको ध्यान में रख लेना ना। सोल्ट्स कौन कौन से होते हैं? आपका NaCl, NaHCO3, KCl, ये भी ध्यान में रख लेना। तो ये आपकी क्या हो गए? अकार्बनिक पदार्थ हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। ठीक बात है, आगे चलते हैं, बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ये प्लाज्मा की बातें हो रही है। प्लाज्मा के अंदर भाई 90 से 92% तो जल ही है, और जल के बारे में क्या बताऊं, है ना? जल तो जल है। ठीक है, अब अकार्बनिक पदार्थ की, तो उसमें आयंस होते हैं कौन से? आपके क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है, पोटेशियम, ये सारे होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और सोल्ट होते हैं उसमें NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद में KCl। ठीक है, अब बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हिंदी में कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? पहले तो 8 से 9%, और इन 8 से 9% में भी क्या होता है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन, है ना? फिब्रिनोजन और एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये सारी क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है, ये कितनी होती है? 6 से 8% ये प्रोटीन होती है। देखो, आपका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कितना होता है? 8 से 9% होता है। उसमें भी अधिकतम क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो कितनी होती है? 6 से 8%, है ना? तो ये प्रोटीन होती है। देखो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है? 8 से 9%। उसमें प्रोटीन कितनी है? 6 से 8%। मतलब अधिकतम यही होती है, प्रोटीन ही होती है ना। प्रोटीन कौन कौन से? एक एल्बुमिन है, एक फिब्रिनोजन है, और एक आपकी ग्लोब्यूलिन है ना। तो ये 3 प्रोटीन है। एक की बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे एल्बुमिन की। एल्बुमिन जो है वो सबसे छोटी रक्त प्रोटीन है। ठीक है, रक्त में जो 3 प्रकार की प्रोटीन है, उनमें से सबसे छोटी जो रक्त प्रोटीन है वो कौन सी? आपकी एल्बुमिन। पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए आपको। उत्पादन कहां पे होता है इसका? एल्बुमिन का उत्पादन कहां पे होता है? उत्पादन होता है इसका यकृत में। यकृत किसको कहते हैं? लीवर को कहते हैं ना। तो यकृत द्वारा इसका उत्पादन होता है। कार्य क्या है इसका? कार्य है इसका प्रासरणी संतुलन। प्रासरणी संतुलन का मतलब ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ये आयंस को बैलेंस करने का काम इसका होता है ना। तो ये मैंने आपको बताया। 1 मिनट, तो एल्बुमिन के बारे में मैंने आपको वापस बता रहा हूं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे थे अपन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है कार्बनिक पदार्थ हैं, 8 से 9% होते हैं। उनमें से अधिकतम प्रोटीन ही है आपकी 6 से 8%। ये आपको ध्यान में रखना, 6 से 8% है ना, और अधिकतम है ये। एल्बुमिन जो है वो सबसे छोटी प्रोटीन होती है, सबसे छोटी रक्त प्रोटीन, ये ध्यान में रखना, सबसे छोटी रक्त प्रोटीन होती है। उत्पादन कहाँ होता है इसका? यकृत द्वारा इसका उत्पादन होता है। उसके अलावा इसका कार्य क्या है? प्रासरणी संतुलन। ये सारी एनसीईआरटी में बातें लिख रखी है ना, ये ओस्मो रेगुलेशन। फिर अगली प्रोटीन कौन सी? आपकी फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है वो सबसे बड़ी रक्त प्रोटीन है। सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी रक्त प्रोटीन पूछे तो आप एल्बुमिन बता दोगे, और सबसे बड़ी रक्त प्रोटीन आपको पूछे तो आप फिब्रिनोजन बता दोगे। उत्पादन इसका क्या है? यकृत द्वारा होता है। इसका भी उत्पादन यकृत द्वारा। एल्बुमिन का उत्पादन भी यकृत द्वारा होता है, और फिब्रिनोजन का भी यकृत द्वारा ही होता है। कार्य इसका क्या है? स्कंदन या रक्त थक्का बनाना। ठीक है, जब आपके चोट लग जाती है तो थक्का जो बनता है ना, वो किसकी वजह से बनता है? फिब्रिनोजन जो है ये प्रोटीन ही बनवाती है। तो इसका काम क्या है? स्कंदन या फिर रक्त का थक्का बनाना इसका काम है ना। फिर अगली है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन के बारे में बात करते हैं आगे। ठीक है, एल्बुमिन की बात मैंने आपको बता दी, और उसके बाद में फिब्रिनोजन की बात बता दी मैंने आपको। अब बात करेंगे एल्बुमिन की। ठीक है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है बार। चलो, अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन, 3 प्रकार की ग्लोब्यूलिन है। ठीक है, मैंने आपको देखो 3 प्रोटीन बताइए मैंने आपको, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है वो 3 प्रकार की है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन।
लीन। अब इनका क्या, कौन कहां से किसका उत्पादन होता है और कहां पर क्या उसका कार्य होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अल्फा ग्लोब्यूलिन है और बीटा ग्लोब्यूलिन है, इनका उत्पादन कहां होता है? यकृत द्वारा ही होता है भैया। एल्बुमिन का भी यकृत द्वारा होता है, फिब्रिनोजन का भी होता है, और आप बोल रहे हो अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन का भी यकृत द्वारा होता है। हाँ बिल्कुल, यकृत द्वारा ही होता है, ठीक है। इनका कार्य क्या है? भोजन का बंधन और परिवहन। जो आप खाना खा रहे हो उसका परिवहन रक्त में कौन करवाता है? ये प्रोटीन जो है अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। गामा ग्लोब्यूलिन जो है, इसको ध्यान में रखना भाई, इसका काम क्या है ये ध्यान से देखना। इसका काम है ग्लोब्यूलिन है, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये क्या? एंटीबॉडी। ये जो आपने सुना होगा ना IgA, IgD, IgM, IgE, ये सारी सुनी होगी आपने। ये क्या? एंटीबॉडी है ना। तो ये यहां पर जो IgA, IgM, ये IG क्या है? ये IG क्या? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसको शॉर्ट में IG कहते हैं। तो ये क्या? एंटीबॉडी बनाती है। इसका उत्पादन कहां से होता है? ये ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन बनता कहां पे है? ये बनता किसे? ये प्लाज्मा सेल्स द्वारा बनाया जाता है, प्लाज्मा सेल्स द्वारा बनाया जाता, इसका उत्पादन होता है। और प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? एक्टिवेटेड जो बी लिम्फोसाइट है ना, बी लिम्फोसाइट अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था अपन ने, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में। बी लिम्फोसाइट जो है अगर वो एक्टिवेटेड है तो उन्हीं को क्या कहते हैं अपन? प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। और वही प्लाज्मा सेल्स किसका उत्पादन करती हैं? अल्फा ग्लोब्यूलिन का। और ये जो अल्फा ग्लोब्यूलिन है ये क्या बनाती है? प्रोटीन, सॉरी एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी किस काम आती है? शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बनाती हैं, इम्यून सिस्टम बनाती हैं। इम्यून सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक बात है। तो प्रतिरक्षा तंत्र है आपका, इम्यूनिटी का पूछा आपको, इम्यून सिस्टम कौन बनाता है आपका? तो आप कह देना अल्फा ग्लोब्यूलिन जो वो काम करता है, ठीक है। सॉरी अल्फा नहीं, गामा ग्लोब्यूलिन, मैंने गलत बोल दिया ना, गामा ग्लोब्यूलिन याद रखना। चलो अब बात करेंगे ब्लड शुगर की। ये बार बार जो लाइट कम ज्यादा हो रही है इस वजह से दिमाग भी गायब हो रहा है मेरा। चलो ब्लड शुगर की बात करते हैं भाई। अपने जो ब्लड है उसके अंदर कितनी शुगर होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं ना। नॉर्मल लेवल कितना होता है? अगर वो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ज्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे ना। तो वो कंडीशन भी आपको मैं बता देता हूं। ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है? 100 mg/dl। ये डीएल क्या होता है? डेसीलीटर कहते हैं इसको, डेसिबल लीटर है ना। तो ये डेसीलीटर है ना, और ये mg में होता है ना, 100 mg/dl, ठीक है। तो ये अगर 100 mg, ये तो नॉर्मल है, 100 mg तो नॉर्मल है। अगर ये 100 mg से कम हो जाए, अगर किसी के रक्त के अंदर 100 mg से कम हो जाए ब्लड शुगर, तो क्या कहेंगे उसको? हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाएगा। अगर किसी के अंदर 100 mg से कम ब्लड शुगर आ जाए तो उस कंडीशन क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया। और किसी के अंदर अगर 100 mg से अधिक ब्लड शुगर आ जाए तो उस कंडीशन क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। ये आपको लग रहा होगा कि यार मैं बीच में बाहर कहाँ आ गया, लाइट चली गई यार, और नहीं आ रही, काफ़ी देर तक वेट किया, नहीं आई। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, तो आगे का लेक्चर अपन कल करते हैं। कल का अगला लेक्चर जो थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का लेक्चर अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।